चलिए आज साइंस का जो केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आइए आज देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही 30 दिन में 30 क्लास चलाना है और ये चलाने का मूल उद्देश्य है आपका बिहार पुलिस आगे एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, उसके लिए ये सब चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है। रसायन शास्त्र, ये रसायन शास्त्र क्या होता है, आइए रसायन शास्त्र के बारे में देखते हैं। जो केमिस्ट्री होता है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना और संगठन, गुणधर्म के परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक क्रियाओं और उनके परिणामों के अध्ययन का बोला जाता है, रसायन शास्त्र बोला जाता है। जैसे पिछले क्लास में जो फिजिक्स का चल रहा था क्लास, उसमें आपको बताया गया था विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें भी प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में, औपचारिक विज्ञान के रूप में, और प्राकृतिक विज्ञान को ही 3 भागों में बांटा गया था। प्राकृतिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था। प्राकृतिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग में भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी, और दूसरा आपका होता है रसायन शास्त्र। और तीसरा आपका होता है यहाँ पर लगेगा रसायन शास्त्र, और तीसरा आपका था जीव विज्ञान। हम लोग पिछले क्लास में आपका भौतिकी के बारे में पढ़े थे और भौतिकी का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट किया था। मात्रक और मापन इसमें कंप्लीट हो गया, इसका एक क्लास इसमें हो गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र दूसरा, उसके बाद जीव विज्ञान आएगा। तो यही था आपका रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र आपको किसको बोला जाता है, पहले तो जानेंगे हम रसायन शास्त्र के बारे में। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक संरचना, संगठन और गुणधर्म तथा परस्पर अभिक्रियाओं और उनके परिणामों से जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का पितामह किसे बोला जाता है? रसायन शास्त्र एंटोनियो लैवोसियर को आधुनिक, यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र के आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता किसको बोला जाता है? एंटोनियो लैवोसियर को रसायन शास्त्र के पिता बोला जाता है। जो रसायन शास्त्र है आपका रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, इसका सबसे पहले जन्म या पहली बार अध्ययन किया गया था मिस्र में किया गया। इसको किया गया था कहाँ? मिस्र में किया गया। मिस्र में इसका रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुआ था। एक चेमिक अर्थ होता है, केमिक अर्थ होता है क्या चीज? काली मिट्टी। ये होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काला से संबंधित होता है। और फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनियो लैवोसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज एंटोनियो लैवोसियर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने 18वीं शताब्दी के जो एंटोनियो लैवोसियर थे, कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्र थे। ये फ्रांसीसी एंटोनियो लैवोसियर कौन थे? ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्र थे। इन्हें को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के माना जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? एंटोनियो लैवोसियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? एंटोनियो लैवोसियर को। और रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी, मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला होता है। और रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ? मिस्र में हुआ था। रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ था। और यहाँ से आप अभी देखें रसायन विज्ञान के आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसको माना जाता है? एंटोनियो लैवोसियर को माना जाता है। और ऐसे ही रसायन शास्त्र का विकास हुआ और इसके अध्ययन के अनुसार जैसे विज्ञान को
हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे थे, वैसे ही अब रसायन विज्ञान को अपने अध्ययन के सुविधा के अनुसार हम 3 भागों में इसको बांटे हैं। यह होता है भौतिक रसायन, एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन। इसी को बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये अध्ययन के सुविधा के आधार पर रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है, और दूसरा आपका है कार्बनिक रसायन, ये होता है काची ऑर्गेनिक, और दूसरा है काची इनऑर्गेनिक। तो ये आपका पहला भौतिक, और दूसरा है काची कार्बनिक, और तीसरा का है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। अब देखते हैं इसे भौतिक रसायन किसको बोला जाता है, उसके बाद देखेंगे कार्बनिक रसायन किसे बोला जाता है, अकार्बनिक रसायन किसे बोला जाता है। देखिए भौतिक रसायन आपका है, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा जो उसका भौतिक संरचना होता है, उनके रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ इसमें जो भौतिक रसायन होता है, इसमें जो अणुओं के भौतिक गुण, जो अणु होते हैं उसके भौतिक गुणों तथा जो उसका संरचना होता है, जो उसका संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, उसे भौतिक रसायन बोला जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया के दर और प्रकाश का जो रासायनिक प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, भौतिक रसायन बोला जाता है। यह आपका भौतिक रसायन बोला जाता है। भौतिक रसायन हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे इसका बाद है आपका कार्बनिक रसायन। ये कार्बनिक रसायन में क्या होता है, कार्बनिक रसायन में आपका हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन युक्त जो भी यौगिक रहेंगे उसमें हम कार्बनिक का अध्ययन करेंगे। देखिए इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों का अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रिया का अध्ययन क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन हो गया, इसका उदाहरण हो गया ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य उपयोजक और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें मौजूद रहेगा उसमें कार्बनिक रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्बनिक रसायन का अध्ययन किया जाता है। यह है आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक में क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद रहता है, इसको बोलता है कार्बनिक रसायन। अब आप आगे देखेंगे अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो और गैर हाइड्रोजन यौगिक होना चाहिए। जैसे इसमें निर्जीव पदार्थ भी आते हैं, निर्जीव पदार्थ का भी अध्ययन किसमें किया जाता है, ये आपका किया जाता है अकार्बनिक में, ये इनऑर्गेनिक में किया जाता है। और आपका ऑर्गेनिक में आपका हाइड्रोजन और कार्बन में किया जा रहा था, इसमें इनऑर्गेनिक निर्जीव पदार्थों किया जाता है जिसमें धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है अकार्बनिक रसायन में अकार्बन और गैर हाइड्रोजन जो यौगिक होते हैं और निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद आपका है पदार्थ। पदार्थ इसको बोलते हैं सब्सटेंस या द्रव्य। एक आपका होता है द्रव, एक होता है आपका द्रव, एक होता है द्रव्य। ये पदार्थ होता है, इसको सब्सटेंस या मैटर बोला जाता है। ये मैटर होता है, ये होता है आपका लिक्विड। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये होता है लिक्विड जो ये तरल होता है, और ये पदार्थ होता है द्रव्य या पदार्थ। इसी को सब्सटेंस और मैटर बोला जाता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो होता है जो वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे पदार्थ बोला जाता है। पदार्थ किसे कहा जाता है, जो वस्तु में भार हो, जो स्थान घेरे उसे पदार्थ बोला जाता है। और यही आपका कहा कि पदार्थ या द्रव्य, दोनों द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर है। ये लिक्विड होता है, ये तरल होता है, और ये पदार्थ होता है। यहाँ देखिए वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है।
उसे पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का एग्जाम्पल है एयर, हवा, वाटर, पानी, गैस। ये सब पदार्थ का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं पदार्थ को बांटा गया है, पदार्थ को वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक के आधार पर, एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। पदार्थ को पहले दो भागों में बांटा गया, एक भौतिकी के वर्गीकरण के आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण आधार पर। तो भौतिकी वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, मतलब ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक आधार पर किसमें बांटा गया? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। देखिए ये हो गया भौतिक आधार पर ठोस, द्रव और गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होता है, यह अशुद्ध होता है। अब देखिए इसमें शुद्ध पदार्थ को भी दो भाग में बांटा गया है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, यानी एलिमेंट और कंपाउंड। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और भौतिक आधार पर तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। वैसे इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, दो भागों में इसको बांटा गया। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी या असमांगी। अब देखिए तत्व को तीन तरह से बांटा गया है, इसका भी तीन भाग होता है। एक होता है धातु, मेटल, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइज। जो तत्व आपका है इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग आपका होता है धातु, अधातु, उपधातु। वैसे यौगिक को भी दो भागों में बांटा है, एक कार्बनिक यौगिक होता है और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। जो अभी देखें पदार्थ को वर्गीकरण किया गया है, पदार्थ को वर्गीकरण किया गया है, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है रासायनिक वर्गीकरण और दूसरा होता है आपका भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण को शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, दो भागों में बांटा गया। फिर शुद्ध पदार्थों के दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिश्रण को बांटा गया है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और देखिए यहाँ पे तत्व को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, सॉरी, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक को कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। जो भौतिक अवस्था में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है। ये ठोस, द्रव और गैस के रूप में बांटा गया है। और पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं उनके बारे में देखते हैं। ठोस अवस्था किसको बोला जाता है? ठोस वो होते हैं जिसका आयतन, आकार निश्चित होता है। वो देखिए सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूल होंगे बहुत सटे सटे होते हैं। उसके बाद द्रव का थोड़ा हटे हटे होंगे, गैस से का सबसे दूर दूर होंगे। तो ये होता है दूसरा, द्रव होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस होता है। तो इसके बाद से देखेंगे ठोस किसको बोला जाता है, ठोस की विशेषताएं क्या है। देखिए ठोस सॉलिड जिसका आकार तथा आयतन, मतलब आयतन तथा आकार दोनों का निश्चित होना चाहिए। जैसे ठोस हो गया आपका, ठोस हो गया आपका, उसके बाद से क्या हो गया? द्रव हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? गैस हो गया, गैस हो गया। ठोस, द्रव और गैस, यही तीन को हमको पढ़ना है इसमें अभी। देखिए ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस यहाँ पे है। यहाँ देखिए आयतन, आयतन और आकार, आयतन और आकार। तो देखिए ठोस में क्या होता है? इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस में दोनों का होता है निश्चित होता है, दोनों का होगा, दोनों आपका ठोस में क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन द्रव में इसका एग्जाम्पल होगा ठोस का पत्थर, कोयला इत्यादि। जो ठोस के रूप में रहता है उसका आकार और आयतन दोनों का होता है निश्चित होता है। लेकिन द्रव का देखिए लिक्विड का, इसमें आयतन का होता है निश्चित होता है, लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। मतलब आयतन का होता है इसका निश्चित होता है, आयतन का होता है इसका निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है क्या होता है? परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। इसका आयतन आकार का होता है परिवर्तनशील होता है, आयतन का होता है निश्चित होता है, ये निश्चित होता है, ये आपका मान लीजिए निश्चित होता है, ये भी निश्चित होता है आकार भी,
और यहाँ से क्या होगा, ये भी आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा, आकार अनिश्चित मतलब परिवर्तन होता है। और इसका जो पात्र में रखते हैं, अर्थात इसे जिस पात्र में रखा जाता है उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जो द्रव होता है वो क्या करता है, जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र में क्या होगा, उसका आकार ग्रहण कर लेगा। अब मान लीजिए गिलास में दूध रखेंगे तो वो गिलास के रूप में क्या करेगा, अपना वो उसी के हिसाब से क्या करेगा, अपना आकार निश्चित कर लेता है। ये परिवर्तनशील होता है इसका आकार। और आयतन निश्चित होता है, आयतन से क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है, लिक्विड है, ये सब लिक्विड है, ये सब आपका क्या है, लिक्विड है, ये सब आपका लिक्विड है, ये सब लिक्विड है। अब देखिए गैस में, गैस का दोनों परिवर्तन होता है, मतलब आकार और आयतन दोनों का होता है परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये दोनों का आकार और आयतन दोनों परिवर्तनशील होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका गैस, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होता है। आयतन तथा आकार दोनों का होता है, परिवर्तनशील होता है। कोल गैस, मार्स गैस, ये इत्यादि हो गया। इसमें आप मुख्यतः देखेंगे दोनों में क्या चीज का माने, आकार ठोस में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों का होता है, परिवर्तनशील होता है, दोनों का होता है, परिवर्तनशील होता है। इसको नोट करिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको नोट करिएगा, आगे देखते हैं। देखिए इसमें ठोस, द्रव और गैस है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। सॉलिड का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार परिवर्तनशील होता है, और गैस का हो गया वो सब परिवर्तनशील रहता है। चलिए देखते हैं आगे, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट है जैसे ठोस, द्रव और गैस दिया हुआ है आपका, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस का कुछ सामान्य गुण है जो बढ़ते क्रम में है, जो बढ़ते से घटते क्रम में है, बढ़ने से घटते क्रम में है। इसको देखते हैं। जो गतिज होता है सबसे अधिक किसमें होता है, गतिज ऊर्जा। पहला आपका है गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा, जो गतिज ऊर्जा आपका होगा सबसे अधिक, वो किसमें होगा, सबसे अधिक आपका गैस में। जिसका भी अणु दूर दूर होगी उसमें क्या होगा, गैस में सबसे अधिक होगा, गैस में सबसे अधिक होगा। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड का होगा। जो मॉलिक्यूल उसका दूर होते हैं उसका क्या होगा, उसके बाद लिक्विड का होगा, लिक्विड का होगा। उसके बाद क्या होगा, सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड का होगा। ठीक है। गतिज ऊर्जा में क्या होगा, सबसे अधिक किसमें गति होगा, गैस में, तब लिक्विड में, तब क्या होगा, सॉलिड में। कहने का मतलब है जो गैस के रूप में रहेगा वो दन दन भागेगा, उसके बाद कौन भागेगा, लिक्विड भागेगा, उसके बाद कौन भागेगा, सॉलिड भागेगा। ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा के रूप में। दूसरा आपका है आपका घनत्व। घनत्व सबसे अधिक किसमें होगा, घनत्व सबसे अधिक जिसका अणु का पास पास होंगे, तो सबसे पास पास किसका होंगे, सॉलिड का होंगे, सबसे पास पास किसका होंगे, सॉलिड का होंगे। उसके बाद आपका लिक्विड का होंगे, उसके बाद किसका होगा, गैस का होगा, उसके बाद आपका गैस का होगा, उसके बाद आपका गैस का होगा। इसको नोट करेंगे। और तीसरा दिया होगा आपका क्या चीज, आपका दिया अंतराणविक आकर्षण बल। जो अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जो ठोस का होता है, जैसे अंतराणविक स्थान जो होता है इसमें जो पास पास होंगे, एक से दूसरे से जुड़े रहेंगे, एकदम पास पास होंगे, वही होता है क्या, अंतराणविक स्थान। जो स्थान रहता है एकदम सटे सटे रहता है, वही स्थान होता है जो अंतराणविक स्थान होता है, और अंतराणविक आकर्षण बल होता है। तो जो आकर्षण बल होता है वो पास पास किसका होता है, ठोस का होता है, और अंतराणविक स्थान किसका होता है, गैस का होता है। जो स्थान रहता है वो सबसे दूर किसका रहता है, गैस में रहता है, तब द्रव में रहता है, तब ठोस में रहता है। और अंतराणविक आकर्षण बल पूछ देगा, इसका मतलब अंतराणविक बल किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में। सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में, द्रव में, गैस में। और प्रत्यास्थता के बारे में देखिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसमें होता है, स्टीम में, यानी ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में, ठोस, द्रव और गैस में। और संसंजक बल किसका होता है ज्यादा, सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में। संसंजक बल किसका होता है, सबसे अधिक ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। अब देखिए विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलन, जो कितना सबसे अधिक कौन फैलता है, फैलन, फैलन।
जो फैलेगा अधिक उसमें विसरण ज्यादा होगा, जो फैलेगा अधिक उसमें विसरण ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में होगा। सबसे अधिक फैलेगा कौन? गैस होगा। जैसे आप रूम में या कहीं भी बाहर में खाना बनता है, उसका सबसे अधिक गैस के कारण क्या होता है? उसका मिश्रण होता है। या अगरबत्ती रूम में जलाते हैं तो मिश्रण के कारण क्या होता है? पूरा रूम में सुगंध जाता है। तो सबसे अधिक मिश्रण किसमें होता है? सबसे अधिक मिश्रण आपका होगा किसमें? गैस में। सबसे अधिक गैस में होगा, तब आपका लिक्विड में होगा, उसके बाद से किसमें होगा? तब गैस, लिक्विड, उसके बाद से सॉलिड हो जाएगा। सबसे अधिक किसमें होगा? मिश्रण गैस, द्रव और ठोस में होगा। गैस, द्रव और ठोस में हो जाएगा। ऐसे स्मॉल रहता है। कंप्रेसिबिलिटी किसमें होगी? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस में होगा, तब द्रव में होगा, तब ठोस में होगा। अब देखिए सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसमें होगा? ये होगा आपका किसमें? गैस में होगा। गैस में होगा, तब लिक्विड में होगा, लिक्विड में होगा, और उसके बाद से आपका सॉलिड में होगा। जो कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक किसमें होता है? गैस, द्रव और ठोस में होता है। तो यहां से देखिए गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। गैस, द्रव और ठोस में होगा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा? गैस, द्रव और ठोस। घनत्व सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। ठोस में होगा, द्रव में होगा, तब गैस में होगा। अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा, तब गैस में होगा। अंतराणविक स्थान सबसे अधिक किसमें होगा? स्थान पूछेगा तो सबसे ज्यादा होगा गैस में, तब द्रव में, तब ठोस में। और वही बल पूछेगा तो सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। और प्रत्यास्थता के बारे में पूछेगा तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें होती है? स्टील का। वही ठोस है, तब द्रव होगा, तब गैस होगा। असंजक बल पूछेगा तो सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होगा, तब द्रव में होगा, तब गैस में होगा। और विसरण पूछेगा सबसे ज्यादा फैलाव किसमें होगा? गैस में होगा, तब द्रव में होगा, तब ठोस में होगा। संपीड़ितता किसमें होगा? गैस, तब द्रव, तब ठोस हो जाएगा। चलिए इसको नोट करेंगे, देखते हैं आगे। आगे आपका ठोस, द्रव और गैस, जो इसके अलावा पदार्थ के दो और अवस्थाएं हैं। पदार्थ की मूलतः तीन अवस्थाएं पढ़े अभी, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद आपका दो और अवस्थाएं हैं। दूसरा अवस्था पहला इसमें दिया है, दूसरा प्लाज्मा अवस्था, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट। तो जो प्लाज्मा अवस्था होता है इसका भी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों आकार और आयतन दोनों का होता है, इसका भी अनिश्चित होता है। प्लाज्मा जो होता है इसका, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। दोनों का निश्चित आयतन और आकार नहीं होता है। जो प्लाज्मा होता है इसका, प्लाज्मा जो होता है इसका आकार तथा आयतन दोनों का होता है परिवर्तनशील या अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। पहचान कौन किए थे? लेकिन नामकरण दूसरा कोई किया था, पहचान किसने किया था? क्रूक्स, विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया था। विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया था। ये आपका किया गया था 1879 ईस्वी में किया गया था। लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविंग लेकम्यूर ने किया था। इसका नामकरण कौन किया था? प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स के द्वारा कराया गया था। कब किया था? 1879 में हुआ था। लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लेकम्यूर ने दिया था इसका नाम। और यह पदार्थ के चौथे अवस्था के रूप में प्लाज्मा को जाना जाता है। पदार्थ के चौथे अवस्था के रूप में ये प्लाज्मा को जाना जाता है। और आपका बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट को पांचवा अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसको पांचवा अवस्था के रूप में जाना जाता है। और देखिए सूर्य और तारों की ऊष्मा यानी ऊर्जा प्लाज्मा की अवस्था के कारण ही होता है। जो प्लाज्मा होता है उसी के कारण क्या होता है? जो सूर्य और तारे का ऊष्मा का अवस्था जो होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण ही होता है। और पांच आपका दूसरा हो गया यानी पांचवा अवस्था हो गया आपका बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट होता है। ये पदार्थ की पांचवा अवस्था बोला जाता है। इसी प्रकार आप पदार्थ की पांच अवस्थाओं के बारे में देखे हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद से आपका प्लाज्मा हो गया और पांचवा कौन हो गया? बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट हो गया। और प्लाज्मा यहाँ देखिएगा, प्लाज्मा का भी क्या होता है?
आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, लेकिन इसका पहचान सबसे पहले किसने किया था? विलियम क्रूक्स के द्वारा कराया गया था 1879 ईस्वी में किया गया था। लेकिन इसका नामकरण किए थे इरविन लिंगम्यूर ने किया था। इसका इरविन लिंगम्यूर द्वारा कराया गया था। ये सूर्य और तारों की प्लाज्मा के द्वारा उनकी अवस्थाओं के कारण होता है, लेकिन प्लाज्मा के कारण क्या होता है? उसमें ऊष्मा की जो अवस्था के कारण होता है, किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है। और पांचवा अवस्था आपका क्या है? बोस-आइंस्टीन कोएफिशिएंट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में जो भी पदार्थ है उसमें परिवर्तन होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन। पदार्थ के दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। पदार्थ के दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जो भी चीज को परिवर्तित करेंगे वह पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है, लेकिन रासायनिक में परिवर्तन में नहीं आ सकता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक बार बन गया, ये एक बार नष्ट हो गया, उसके बाद वो नहीं चेंज होता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पुनः उसका निर्माण कर सकते हैं, पुनः उसका निर्माण कर सकते हैं। ये हो गया आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में होता है ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिसेबरेबल, मतलब पुनः उसको क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। जैसे आप बर्फ को पानी में बदल सकते हैं, पानी को फिर बर्फ में बदल सकते हैं, लेकिन वही आप भोजन करेंगे फिर भोजन का निर्माण करेंगे? नहीं करेंगे। दही, दूध से दही बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। देखिए यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक गुण सामान्य रहते हैं। याद रखिएगा, जो भौतिक गुण होते हैं उसका वो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो सामान्य रहते हैं। जो मान लीजिए आप एक पन्नी को जलाते हैं, उसमें क्या होता है? उसके बाद वो क्या होता है? पन्नी को जला दिए, फिर से उसको या जो वेस्ट मटेरियल होता है आप ले जाते हैं प्लास्टिक को, जो उसका भौतिक परिवर्तन होता है उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो समान रहता है। ऐसे ही दिया है, ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी मतलब इसको फिर से पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है, इसमें लाया जा सकता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ की परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, इसको पुनः अवस्था में ला सकते हैं, और अगर इसका पुनः अवस्था में नहीं है तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप केमिकल चेंज में आपका यह एक अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन में पुनः उस चीज को निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अणु उत्क्रमणीय चीज में क्या करते हैं? परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये नया नहीं बना सकते हैं। इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थों के रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं। ये क्या करेगा? ये अपना जो गुण है उसको खो करके क्या करेगा? फिर से अपना दूसरा रूप में आ जाएगा। इसमें है ये अपना अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब एक अस्थायी घर होता है, एक अस्थायी घर होता है। जैसे आपका मान लीजिए आप जलाने का रहते हैं, वो क्या है? आपका अस्थायी आवास है। और अस्थायी का होता है जहाँ मान लीजिए जॉब कर लिए, जॉब करके आप क्या किए? अपना घर बना लिए, वो आपका अस्थायी हो गया। वो क्या हो गया? वो आपका अस्थायी हो गया। वहां से आप परिवर्तित होने वाला नहीं है, और परिवर्तित जिसमें होगा वो अस्थायी होता है, वो आपका क्या होता है? अस्थायी होता है। चलिए रासायनिक परिवर्तन जो होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थों की रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं। ये एक अस्थायी परिवर्तन है, ये एक आपका क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, और अस्थायी परिवर्तन होता है वो आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ के परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। अपने पूर्व अवस्था में मतलब नहीं लाया जा सकता है। मान लीजिए दूध से दही बन गया, अब फिर से दही, दूध से क्या करेंगे? दही बनाएंगे, दही से दूध नहीं बन सकता है। वही हो गया आपका चीज अस्थायी, मतलब अस्थायी परिवर्तन। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे CO2 से सूखी बर्फ बनना। जो सूखी बर्फ बनना है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जो CO2 से सूखी बर्फ बनता है उसको फिर से पानी के रूप में रख सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना,
जो मोमबत्ती होता है उसका पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों में अंतर होता है। मोमबत्ती का पिघलने का मतलब है ये मोमबत्ती है आपका पिघल गया, पुनः इसका जो भी होगा उसको क्या करेंगे, फिर से आपको पिघला हुआ पदार्थ को क्या करेंगे, इसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, केवल उसका रासायनिक गुण समान रहेगा लेकिन भौतिक क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में चेंज होगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यही अंतर है। अब देखिए मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दो है, अगर जो जल गया तो खत्म हो गया। तो देखिए मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ का बनना, जो पानी है उससे बर्फ बनेगा, अब बर्फ से क्या करेंगे, फिर से हम पानी के रूप में क्या करेंगे, ला सकते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना और वाष्प से फिर पानी बना सकते हैं, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण करना, चीनी और नमक क्या करेंगे, पानी में मिश्रित करेंगे, अब पानी को वाष्प करेंगे तो क्या होगा, चीनी और नमक वहीं पर छूट जाएगा। ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, मक्खन का खाटा होना, मान लीजिए मक्खन अगर जो खाटा हो गया तो उसमें क्या करेंगे, उसको फिर से चेंज करेंगे, वो आपका क्या है, अस्थायी परिवर्तन है यानी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका अस्थायी परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, जो भी जलना है और पचना है वो सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। खाना का पचना, खाना खाइएगा फिर खाना पच जाएगा, उसके बाद खाना उसी में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये क्या होगा, आपका अस्थायी परिवर्तन है। लकड़ी का जलना या ईंधन का जलना, ये सब का है, जो जल गया पच गया वो सब का आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। अब देखिए भौतिक परिवर्तन में हो गया आपका एग्जाम्पल, CO2 का सूखी बर्फ बनना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मक्खन का खाटा होना, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। वही मोमबत्ती का जलना आपका क्या हो गया, सॉरी मोमबत्ती का पिघलना हो गया आपका भौतिक परिवर्तन और मोमबत्ती का जलना हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। खाना का पचना आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। चीनी या नमक का पानी का मिश्रण, चीनी और नमक का पानी का मिश्रण हो गया। और चीनी और नमक में क्या करेंगे, इस बोतल में घोलेंगे, इसको छत पर रखेंगे, पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, चीनी और नमक वहीं पर छूट जाएगा, चीनी और नमक वहीं पे छूट जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए लकड़ी का जलना या ईंधन का जलना, और जब लकड़ी जल जाएगा तब पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ये आपका एक अस्थायी परिवर्तन है। इसलिए ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जो अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी, और इसमें क्या होता है, अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, ये आपका अस्थायी होता है और ये आपका अस्थायी होता है, दोनों में यही अंतर है। इसमें जलना पिघलना, ये पिघलता है फिर उसमें क्या होगा, पुनः अपना अवस्था में आ सकता है मोमबत्ती, और इसमें जल गया तो क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। और एग्जाम्पल है इसका, सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन मतलब उद्रपातन होना, जो उद्रपातित होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, जो लोहा होता है आयरन, उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, जो लोहा होता है उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। कपूर का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना आपका, सॉरी कपूर का जलना आपका भौतिक परिवर्तन है, कपूर का जलना आपका भौतिक है। दूध से दही का बनना ये आपका रासायनिक है, दूध से दही बनना रासायनिक है। रेत का पानी में विलय, रेत का पानी में विलय ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। फास्फोरस को किरोसिन तेल में डालना ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। अम्लकृत जल का विद्युत अपघटन ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहा का चुंबकीकरण, लोहा जो होता है कुछ दिनों तक सटा कर रखेंगे, लोहा में चुंबकता क्या होता है, उसका गुण ले लेता है, वो क्या होता है, चुंबकत्व हो जाता है, ये क्या होता है, लोहे का चुंबकत्व आ जाता है, ये क्या भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए सोडियम को पानी में डालना रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार का जलना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ का किण्वन, किण्वन होता है जो सड़गल जाता है या पीड़ित हो जाता है, ये आपका पदार्थ का किण्वन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है LPG, उसका दहन जो होता है उसका रासायनिक परिवर्तन है। ये सब आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल थे। और उसमें मुख्यतः जो अंतर होता है, भौतिक परिवर्तन आपका अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। यही फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर था। ये सब उसके एग्जाम्पल थे, आप देखेंगे ये सब आपको उसका एग्जाम्पल थे। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक के बारे में।
अब देखिए लोहे का जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगता है, जो मूर्छा लग जाता है, मतलब बोलते हैं लोहा पे मूर्छा लगना या लोहा पर जंग लगना। जो लोहे पर जंग लगता है उसका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जो लोहे पर जंग लगता है, ये मान लीजिए लोहा है, इतना चमक रहा है, इसको बाहर रखेंगे, ऑक्सीजन और नमी की मात्रा पाएगा तो क्या होगा, ये आप मूर्छा लग जाएगा। देखिए लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीजन और पानी नमी की उपस्थिति में क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, यानी मूर्छा लग जाता है। लोहे पर जंग लगने पर उसका क्या होता है, भार बढ़ जाता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और मान लीजिए लोहा है, लोहा है, इस पे लोहा है, इस पे मूर्छा लगता है या जंग लगता है, जंग लगने पर इसका भार क्या होता है, जंग लगने पर इसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। भार क्या होता है, बढ़ जाएगा, इसका भार बढ़ जाता है। लेकिन लोहे पर जंग लगने पर उसकी आयु घट जाती है। मान लीजिए लोहा पर जंग लग जाएगा तो क्या होगा, उसका आयु घट जाएगा, इसका आयु घट जाती है, इसका आयु घट जाती है। लोहा पर जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा और उसका आयु क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब चलना चाहिए उसको 5 साल, तो 3 साल में उसका साफ हो जाएगा। देखिए लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए जास्ते का लेप किया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, जो लोहा होता है यह प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। जो लोहा होता है उस पे जो लेप लगाया जाता है उसको किसका परत लगाया जाता है, ये जास्ते का लेप किया जाता है। जो जास्ते का लेप किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उसको जस्तीकरण बोला जाता है, उसको जस्तीकरण बोला जाता है। ये सब इसका लोहे से संबंधित देखिए टॉपिक थे। पहला में था लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जो जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लग जाता है, और लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, तो भार उसका बढ़ जाता है। लेकिन उसमें जंग लग जाएगा तो उसका आयु क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी चलना होगा 5 साल तो 2 ही साल में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए लोहे का को बचाने के लिए जो उस पर लेप किया जाता है वो जास्ता का लेप किया जाता है, वो जास्ता का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है, जास्ता का। और जो जास्ता का लेप लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जस्तीकरण बोला जाता है। जो जास्ता का लेप लगाया जाता है उसको जस्तीकरण बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर लोहा जो है उसको जंग लगता है तो उसका भाग क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका आयु क्या होता है, घट जाता है, उसका आयु क्या होता है, घट जाता है। ये देखिए लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उसको ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। जो मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को कीड़ा मकोड़ा से बचाने के लिए, जैसे लकड़ी होता है उसको क्या करता है, दीमक या कीड़ा मकोड़ा क्या होता है उसको खराब करता है। इसको बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करता है ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। ये होता है इसका लेप लगाया जाता है, ये लगाता है देखिए जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। और लोहा को मूर्छा से बचाने यानी जंग से बचाने के लिए जास्ता का लेप लगाया जाता है, और लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। अब देखिए जास्ते की कमी का कारण क्या होता है, धान में खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग किससे कमी कारण होता है, जास्ता का कमी कारण होता है। धान में जो खैरा रोग होता है जास्ता का कमी कारण होता है। धान में खैरा रोग, जो धान में खैरा रोग होता है किससे कमी कारण होता है, जास्ता का कमी कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, आपका जास्ता का लेप लगाया जाता है। और लकड़ी के कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, ZnCl2 का लगाया जाता है यानी जिंक क्लोराइड का लगाया जाता है। और खैरा होता है जो धान के खेत में, वो किसके कमी के कारण होता है, ये होता है आपका किसके कमी के कारण होता है, जिंक के कमी के कारण होता है, जिंक के कमी के कारण होता है। और लोहा में अगर जब मूर्छा लग यानी जंग लग गया तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, आयु घट जाएगा, याद रखिएगा। और उसका मूर्छा को मतलब उसको ढांपने के लिए यानी जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका जास्ता का लेप लगाया, तो उसका बोला जाता है जस्तीकरण बोला जाता है, उसको जस्तीकरण बोलता है। और जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक, ये लोहा है, इससे मान लीजिए जंग लग गया, ये कौन प्रक्रिया हो गई, ये रासायनिक प्रक्रिया हो गया, आपका ये रासायनिक परिवर्तन है। और ये बाहर रखा जाएगा, नमी और ऑक्सीजन की मात्रा जब पाएगा तो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा यानी जंग लग जाएगा, याद रखिएगा एकदम। चलिए ये है आपका रासायनिक संगठनों के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थों के मुख्य 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जो आपको पहले ही बताए थे द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है।
जो ये द्रव हो गया और ये द्रव हो गया। ये द्रव्य, ये आपका मेटल था, मेटल यानी पदार्थ था, ये आपका लिक्विड। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, ये हो गया लिक्विड, ठीक है। ये आपका द्रव्य और द्रव में दोनों में अंतर है। अब देखिए ये द्रव्य के मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका वर्गीकृत किया गया किसमें? 3 भागों में। एक होता है आपका, ये हो गया आपका 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। एक होता है तत्व, एक होता है आपका तत्व होता है पहला होता है तत्व यौगिक मिश्रण, और दूसरा क्या होता है यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक दूसरा हो गया यौगिक, और तीसरा हो गया आपका मिश्रण। ये हो गया। वहां हम पढ़े थे पदार्थ के 5 अवस्थाएं, मुख्यतः 3 अवस्था था, ठोस, द्रव और गैस, और चौथा था प्लाज्मा, और 5वां था बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट था। यहाँ पर देखिए द्रव्य के मुख्यतः 3 भागों में रासायनिक संगठनों के आधार पर बांटा गया है। ये रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा गया था, वो भौतिक संगठन के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा कंपाउंड यौगिक, और तीसरा था आपका मिक्सचर यानी मिश्रण। अब देखिए यौगिक को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ, और ये होता है मिक्सचर मतलब अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब आइए तत्व के बारे में देखते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। देखिए शुद्ध पदार्थ आपका 2 प्रकार के थे, तत्व और यौगिक। ये शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ पर देखिए तत्व किसको बोला जाता है यानी एलिमेंट। तत्व वो शुद्ध पदार्थ होता है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। तत्व वो पदार्थ होते हैं जिसे तोड़ करके किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। और देखिए तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण को क्या बोला जाता है? ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपका, ये परमाणु बोला जाता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोला जाता है। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण होता है आपका काची, ये होता है अणु। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, याद रखिएगा। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोला जाता है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु बोला जाता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोला जाता है, तत्व के सूक्ष्मतम कण का बोला जाता है परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु बोला जाता है। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट में लिख लेंगे अपना कॉपी में, नोट में लिख लेना है एकदम, इसको नोट में लिख लेना है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए दोनों में कंफ्यूजन है। ये बड़ा वाला मान है यौगिक, बड़ा कहाँ चलेगा? छोटा वाला पे। बड़ा कहाँ चलेगा? छोटा वाला पे, मतलब अणु में। और तत्व कितना है? तत्व का हो जाएगा परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण का बोला जाता है परमाणु बोला जाता है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु बोला जाता है। देखिए यहाँ पे अभी तक तत्व के कुल तत्व जो है एलिमेंट है, कितने हैं? एलिमेंट अभी तक आपका 118 है, 118 ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें 92 प्राकृतिक द्वारा प्राकृतिक का मतलब पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व, इसको नोट करिएगा, इसका है अनुसेप्टियम है। खोजा गया अंतिम तत्व है अनुसेप्टियम है। और टोटल अभी तक जो एलिमेंट है वो कितना है? 118 है। प्राकृतिक में कितना पाया जाता है? 92। और जो खोजा गया अंतिम तत्व का जी अनुसेप्टियम है, इसका ये लास्ट वाला है, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट में लिख लेंगे। अब देखिए तत्व को बांटा गया धातु, अधातु, उपधातु। तत्व को बांटा गया कितने? 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। ये है आपका टोटल एलिमेंट कितना है? 118, जो 92 किसमें? प्रकृति में पाया जाता है, और क्या है? मानव, ये भी आप खोज किया हुआ है। और अंतिम है क्या? अनुसेप्टियम है। अब तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। अब देखिए भू प्रॉपर्टी पर तत्वों के क्रम कैसे है? OSIALF, OSIALF 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। OSIALF मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, ये भी लोहा हो गया। ये आपका अधातु ऑक्सीजन का है। देखिए भू प्रॉपर्टी पर जो पाया जाता है OSIAL और F, ये आपका क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद से सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम, तब लोहा। तो ये आपका दोनों का है, ये आपका अधातु है, ये आपका दोनों अधातु है, ये आपका दोनों अधातु है। सॉरी, ये आपका ये ऑक्सीजन है, सॉरी
यहाँ पर ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन आपका क्या है अधातु है, और सिलिकॉन आपका उपधातु है, सिलिकॉन आपका उपधातु है, उपधातु है, और एल्युमिनियम और लोहा का है धातु है, एल्युमिनियम और लोहा का है धातु है। ये ऑक्सीजन है आपका, ये ऑक्सीजन है, ये का है अधातु है, अधातु है। इसमें ये भी पूछेगा सबसे अधिक भू प्रॉपर्टी पर कौन सा धातु पाया जाता है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका धातु से पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, धातु पूछेगा तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम और लोहा का है धातु है। ये भी किसका होता है, लोहा का होता है संकेतिक, ए एल्युमिनियम होता है, एस आई सिलिकॉन होता है, वो ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन आपका अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, और ए एल एफ ई का धातु है। तो इसका क्रम याद रखेंगे, ओ एस आई ए एल एफ ई, जो भू प्रॉपर्टी पर जो क्रम इसका है तत्वों का वो कैसा है, ओ एस आई ए एल एफ ई, ओ एस आई ए एल एफ ई, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। अब देखिए भू प्रॉपर्टियों पर ये हो गया, भू प्रॉपर्टी पर तत्व का क्रम है, जो ये तत्व का क्रम है, तत्व में कौन है अधातु, धातु और धातु। अब भू प्रॉपर्टी पर धातु का क्रम देखिए, दोनों में अंतर है। एक होता है आपका तत्व, तत्व का क्रम कैसा है, धातु में अधातु में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, धातु में सिलिकॉन आ जाएगा, धातु में एल्युमिनियम आ जाएगा, उसके बाद से लोहा आ जाएगा। अब देखिए आपसे यही तो हम बताए थे कि और धातु पूछेगा तो सबसे अधिक कौन आ जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम Fe और CaNa, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, ये हो गया आपका धातु का क्रम हो गया। याद रखेंगे AlFeCaNa, और वहां पर तत्व का क्रम होगा OSiAlFe, OSiAlFe, ये आपका क्रम। अब देखिए जो मानव शरीर में तत्वों का क्रम है, तत्वों का क्रम है, तो मानव शरीर में जो तत्व पाया जाता है आपका O पाया जाता है OCH आपका CHN और Ca। यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ये इसका क्रम है। ऑक्सीजन तब का होता है कार्बन, तब होता है हाइड्रोजन, तब होता है नाइट्रोजन, तब होता है कैल्शियम। ये सब आपका अधातु है। ये आपका क्या चीज है, अधातु, अधातु। यही आपका कैल्शियम हो गया आपका धातु, कैल्शियम हो गया आपका धातु, जो हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम। और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ये हो गया आपका क्रम में। सबसे अधिक हो गया 46.6%। ये भर्ती वाला क्रम। यहाँ पर देखिए मानव शरीर वाला है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। कैल्शियम हो गया। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा है, मैग्नीज है। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा है, मैग्नीज है। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट में लिख लेंगे अपने कॉपी में। ये हो गया आपका चीज, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज है। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कौन है, मैग्नीज है। देखिए यौगिक हो गया, वो था आपका तत्व था। अब देखिए यौगिक हो गया। यौगिक किसके, जब दो या दो से अधिक तत्व, देखिए जब दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ये यौगिक का निर्माण होता है। ये जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ये देखिए ये जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उनका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। उनका गुण इसमें क्या होता है, विद्यमान नहीं होता है, उनका गुण नहीं होता है। यौगिक का सूक्ष्म कण का अणु बोला जाता है, और तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु। तत्व के देखिए यौगिक का अणु, यौगिक का सूक्ष्म कण जो होता है वो क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। और तत्व का सूक्ष्म कण जो होता है उसको क्या बोला जाता है, परमाणु। ये आपका रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यौगिक का होता है जब दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। वो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उसका जो तत्व का मिलाकर के बना होता है उनका गुण उसमें क्या होता है, विद्यमान नहीं होता है। और यौगिक का सूक्ष्म कण को क्या बोला जाता है, यौगिक का सूक्ष्म कण को अणु बोला जाता है और तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु बोला जाता है। देखिए अब अणु के प्रकार होता है। एक सम अणु अथवा तत्व के गुण होता है जिसे होमो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट बोला जाता है।
एक होता है विषम अणु अथवा यौगिक अणु बोला जाता है। अभी दोनों को देखते हैं। ये दोनों होता है सम अणु अथवा तत्व के अणु। ऐसे अणु जो सामान्य प्रकार के परमाणुओं से संयोजन से बने होते हैं इसे सम अणु कहा जाता है। और सभी तत्व के अणु सम अणु होते हैं। और सभी तत्व के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? सम अणु होते हैं। देखिए ऑक्सीजन दो में है। ऑक्सीजन मतलब सेम ही अणु से मिलकर के बना है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनाता है O2 हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना है H2 हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बना H2 हो गया। क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर के बना है तो क्या हो जाएगा? ये सब सम अणु का एग्जांपल है। ये सब सम अणु का एग्जांपल है। अब देखिए विषम अणु का होता है। ये हो गया विषम अणु या यौगिक अणु। ये हो गया आपका तत्व के अणु। ये हो गया आपका तत्व अणु या सम अणु। इसमें क्या होता है? सेम चीजों से मिलकर के बना होता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के बना है तो क्या हो गया? O2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बना है तो क्या हो गया? H2। और क्लोरीन क्लोरीन मिलकर बन गया तो क्या हो गया? Cl2। अभी हो गया विषम अणु या यौगिक अणु। ये सेम है तत्व के और विषम का देखा चाहिए यौगिक का हो गया। ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्व के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं। संयोजन मतलब जोड़ करके दो चीज मिलकर के बनेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मतलब कार्बन दो टीका गया CO2 दोनों मिलकर के बनेंगे तो क्या होगा? दोनों के संयोजन से जो निर्मित होगा संयोग से निर्मित होगा वो विषम अणु कहलाता है। सभी यौगिक अणु का होते हैं विषम अणु होते हैं। देखिए तत्व हो गया मान लीजिए हाइड्रोजन है। क्या है? तत्व है। यौगिक दो चीज मिल गया तो क्या हो गया? यौगिक हो गया। दो चीज मिल गया तो क्या हो गया? यौगिक हो गया। जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर है सभी यौगिकों का अणु विषम होता है। एग्जांपल में देख लेंगे जल H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बना है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बना है। ये क्या हो गया? ये यौगिक हो गए। ये यौगिक हो गए और सिंगल से रहेगा क्या हो गया? तत्व का गुण रखता है। और ये सब क्या हो गया? यौगिक का गुण हो गया यानी यौगिक हो गया। इसीलिए विषम अणु हो गया यौगिक और सम अणु हो गया क्या चीज? तत्व। सम अणु हो गया आपका तत्व। इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। अब देखिए एटमोसिटी मतलब परमाणुता का होता है। परमाणुता किसे कहा जाता है? आइए देखें। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु से एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या के तत्व अथवा यौगिक की परमाणुता कहलाता है। परमाणुता के आधार पर अणुओं को चार भाग में बांटा गया है। एक अणु, द्वि अणु, त्रि अणु या चार अणु के बाद जो होता है उसे बहुपरमाणु बोला जाता है। उसी को परमाणुता के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में निर्मित प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को तत्व अथवा यौगिक के परमाणुता कहा जाता है। इसको तत्व अथवा यौगिक के परमाणुता कहा जाता है। और परमाणुता के आधार पर अणुओं को चार भाग में बांटा गया। जो अणु है इसको परमाणुता के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? चार भागों में। ये चार भाग मिलते हैं। जो चार भाग होता है वो एकल परमाणु होता है। एकल परमाणु यानी एकल परमाणु, द्वि परमाणु, त्रि परमाणु और चतुर परमाणु। चतुर के बाद जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? बहुपरमाणु बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर दिया आर्गन। इसमें एक है आर्गन का एक हो जाएगा। ये हो गया आपका एकल परमाणु। हीलियम इसमें भी एक है। हीलियम है एक। ये हो गया आपका आर्गन। इसमें एक परमाणु से बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? एकल परमाणु। और हीलियम एक परमाणु से बना है इसको क्या बोलेंगे? इसका हो गया हीलियम। ये परमाणु से मिलकर बनाते हैं एकल परमाणु। या फिर आयरन ये हो गया एकल परमाणु। हाइड्रोजन H2O H2 आपका हो गया हाइड्रोजन H2 हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया द्वि परमाणु। क्लोरीन Cl2 ये हो गया क्लोरीन Cl2 द्वि परमाणु। अब देखिए यहाँ पर है जल यौगिक है। जल का क्या होता है? H2O होता है। जल का हो गया ये हाइड्रोजन है H2 है और क्लोरीन है और ये हो गया आपका जल H2O। हाइड्रोजन का तो एक तीन ये होता है त्रि परमाणु हो गया। ये आपका हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। हाइड्रोजन आपका 2 है। ऑक्सीजन 1 है। तो मिलकर कितना बन गया? 3। ये क्या हो गया? त्रि परमाणु हो जाएगा। अमोनिया यौगिक है। इसमें चतुर्थ परमाणु हो जाएगा। इसमें 4 परमाणु हो जाएगा। सल्फर Sn होता है। इसका क्या बोला जाएगा? Sn ये बहुपरमाणु हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपरमाणु हो गया। ये आपका हो गया NH3 हो गया। अमोनिया का इसमें 4 परमाणु हो जाएगा। NH3 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन NH3 NH3 ये आपका हो गया चतुर्थ परमाणु। इसको बोला जाएगा चतुर्थ परमाणु। और सल्फर का S है तो ये का बस बहुपरमाणु।
यही आपका परमाणु का परमाणुता का कितना 4 भाग में बांटा गया था। एकल परमाणु, द्वि परमाणु, त्रि परमाणु और आपका हो गया चतुर्थ परमाणु। उसके बाद क्या हो गया बहु परमाणु। देखिए मानव शरीर में उपस्थित यौगिक होते हैं। जो मानव का शरीर है उसमें यौगिक होते हैं। उसमें सबसे अधिक क्या होता है, जो जल होता है सबसे अधिक होता है। उसके बाद आपका प्रोटीन होता है, तब फैट यानी वसा होता है। उसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है, उसके बाद प्रोटीन, तब वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। इसका क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा H2O मतलब जल, उसके बाद प्रोटीन, तब फैट मतलब वसा, ये हो गया आपका वसा, उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल, उसके बाद से प्रोटीन, उसके बाद से वसा, तब कार्बोहाइड्रेट। इसका क्रम है जो मानव शरीर में पाया जाता है। अब एक आपका है H2O, जिसको हम जल बोलते हैं, इसको हम जल बोलते हैं। ये एक H2O दो चीजों मिलकर बना होगा, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। इसको यौगिक बोलेंगे। जल क्या है, एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। इसके परमाणुओं का अनुपात कितना होता है, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो परमाणुओं के अनुपात कितना है, 2:1। H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बन गया इसका, ये हो गया आपका अनुपात। परमाणु का अनुपात 2:1 हो गया। परमाणु भार का अनुपात, अब इसका परमाणु भार देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, द्रव्यमान संख्या होता है आपका 16। इसका द्रव्यमान संख्या होता है 16। ये होता है 2:16। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। वही दिया हुआ है। इसका परमाणु भार का अनुपात हो जाएगा आपका 2:16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या होता है 16। आपको कम से कम 20 से 25 तक परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या याद कर लेना। उसके बाद केमिस्ट्री का जब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा पूरा रिवीजन करा देंगे, ये गारंटी है। परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है, 3। अब परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है, H2O। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका 3 हो गया। तत्वों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें जल जो बनता है H2O, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना, ये 2 है। इसका क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपका क्वथनांक। और ये 373 होता है केल्विन में। रोमन में कितना होता है, 80 डिग्री रोमन होता है। फ़ारेनहाइट में 212 होता है। इसको नोट कर लीजिए। क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना। क्वथनांक मतलब उबलना, हिमांक मतलब गलना, हिमांक मतलब गलना, क्वथनांक मतलब उबलना। तो जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है, 373 केल्विन होता है। और रोमन में 80 होता है, 80 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब इसका हिमांक देखते हैं। हिमांक कितना होता है जल का, 0 डिग्री आपका सेंटीग्रेड होता है, जो इसका बर्फ बन जाता है उसके बाद। और 273 केल्विन होता है। और रोमन में आपका पूछेगा तो 0 डिग्री रोमन हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जल का हिमांक, तो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वही जल का क्वथनांक पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो 212 हो जाएगा। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 212। और इसका आपका पूछ देगा हिमांक पूछ देगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का क्वथनांक पूछ देगा तो 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसको एक नोट कर लेंगे। जल के बारे में ये बताया गया है, ये यौगिक होता है। जल के परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। परमाणु भार कितना होता है, 2:16 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का हो गया आपका 16। परमाणु संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होगा आपका 16। परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। और तत्वों की संख्या कितनी है, देखिए 2 तत्वों से मिलकर बना है। परमाणु की संख्या 3 कैसे हो रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। और तत्वों की संख्या हो गया आपका 2। इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन, 80 रोमन और 212 फ़ारेनहाइट। ये होगा आपका क्वथनांक, मतलब उबलने लगेगा। और ये क्या होगा, जमने लगेगा, मतलब हिमांक हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन और रोमन में हो गया 0 डिग्री और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, और मानव शरीर में उपस्थित यौगिकों को हो गया आपका जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। याद होना चाहिए क्रम। चलिए देखते हैं मिश्रण के बारे में। अब मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण के बारे में अब हम देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के
देखिए अब मिश्रण है, अब मिश्रण से लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को लिए टेक केयर, बाय बाय। और रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। अब मैथ वाले सर आपका मैथ का क्लास लेंगे, आप लोग मैथ का सेशन देखना ना भूलें।